मैं भी हरजीत सिंह। ये कोरोना काल की सबसे भावुक मुहिम है। जी हाँ, ये आज पंजाब से पूरे हिंदुस्तान की शान बढ़ाने वाली खबर। मतलब बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर, पंजाब से पूरे हिंदुस्तान की शान बढ़ाने वाली तस्वीर। हरजीत सिंह, याद है ना आपको, पंजाब पुलिस ने हरजीत सिंह के सम्मान में एकजुटता की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। जी हाँ, पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने अपने बैच पर हरजीत सिंह का नाम लिखा है। हरजीत सिंह, आपको याद होगा, पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं। दरअसल ये वही हरजीत सिंह हैं जिन पर कोरोना काल में अपना कर्तव्य निभाते समय तलवार से हमला किया गया था। 12 अप्रैल की तारीख भूले नहीं होंगे आप। बिल्कुल, उस हमले का वीडियो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर ये देखिए। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उन पर हमला किया गया था, उनका हाथ काट दिया गया था, उनकी कलाई काट दी गई थी। लेकिन आज गजब का सम्मान, पंजाब से पूरे देश का सम्मान बढ़ाने वाली तस्वीर, देशहित की कवर स्टोरी, मैं भी हरजीत। इन तस्वीरों को जब आप देख रहे हैं तो भूले नहीं कोरोना योद्धाओं पर, जो हिंदुस्तान की फ्रंट लाइन है कोरोना के खिलाफ, उन पर हमले। और उस हमले का सबसे बड़ा प्रतीक, सबसे बड़ा सिंबल अगर कोई है तो वो है एसआई हरजीत सिंह। और इसीलिए मैं भी हरजीत सिंह, ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये क्रांति की मशाल है। देखिए, आज आपके लिए देशहित में खबरों की प्राथमिकता, आप सोचते हो ना कि हम पहली खबर कौन सी दिखाते हैं, दूसरी खबर, क्योंकि आप जानते हैं जब देश पर गर्व करने का मौका मिलता है, जब देश मतलब राष्ट्रहित, देशहित सबसे आगे होता है, तो वो खबर हमारी सबसे पहले होती है। हमने सबसे पहले इसी खबर को इसीलिए चुना क्योंकि देशहित में आज इससे बड़ी खबर कोई और नहीं हो सकती है। पंजाब पुलिस के एक एक अधिकारी, एक एक जवान की वर्दी पर आज एक ही नाम है और वो नाम है हरजीत सिंह। इस कोरोना युद्ध में सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह कर्तव्य, बलिदान और अटल इरादों के प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन हिंदुस्तान की शान बढ़ाने वाले इस रियल हीरो की संकल्प शक्ति को पहली बार देश ने 12 अप्रैल को देखा था। 12 अप्रैल 2020 को पंजाब के पटियाला में उस वक्त एएसआई रहे हरजीत सिंह साथी पुलिस वालों के साथ ड्यूटी पर थे कि तभी निहंगों ने उन पर तलवार से हमला कर दिया। हरजीत सिंह बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। तलवार उनके हाथ पर लगी थी और कलाई कट गई थी। लेकिन उसके बाद हरजीत सिंह बड़ी दिलेरी के साथ गाड़ी पर बैठे अस्पताल पहुंचे और चंडीगढ़ की पीजीआई अस्पताल में 7.5 घंटे तक चले ऑपरेशन में उनकी कलाई फिर से जुड़ गई। ऐसे हालात में बड़े बड़े सूरमा भी हिम्मत खो बैठते हैं, लेकिन हरजीत सिंह के चेहरे पर कभी कोई शिकन नहीं दिखी। हरजीत सिंह अभी भी अस्पताल में है, लेकिन तेजी से ठीक हो रहे हैं। उनका प्रमोशन भी हो चुका है और अब वो सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। हरजीत सिंह में अब भी जोश इतना ज्यादा है कि वो अब भी अपने साथियों की हिम्मत बढ़ा रहे हैं और खुद भी जल्द से जल्द ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। अपनी बहादुरी के लिए और अपनी कामनेस और पेशेंस रखने के लिए। उसके बाद वो एक सिंबल बन गए हैं पूरे देश में। हरजीत सिंह उसके एक सिंबल बन गए हैं। ही हैज़ इमर्ज्ड एज अ सिंबल ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। हरजीत सिंह की इसी दिलेरी और जाबाजी की वजह से उन्हें पंजाब पुलिस ने अनोखा सम्मान दिया। पंजाब पुलिस में अफसर से लेकर जूनियर पुलिसकर्मी तक हर किसी ने अपनी वर्दी पर आज हरजीत सिंह का नाम लिखा है। पंजाब की डीजीपी दिनकर गुप्ता ने भी अपनी वर्दी पर हरजीत सिंह के नाम का बैज लगाया। मैं सीएम साहब, पंजाब मुख्यमंत्री जिन्होंने मेरा हालचाल पूछा ते दाखिल के दौरान, ते डीजीपी पंजाब जिन्होंने भी मेरा इत्थे आके हालचाल पूछा, बहुत धन्यवादी हाँ। मेरी ड्यूटी डट के करो ते मैं भी ठीक होके थोड़े नाल आके दोबारा फिर ड्यूटी ज्वाइन करांगा। देश के कोने कोने से लेकर सोशल मीडिया तक मैं भी हरजीत सिंह की मुहिम चल पड़ी है। गुजरात पुलिस से लेकर केरल पुलिस तक हरजीत सिंह के सम्मान में सजदा है। हर कोई मान रहा है और महसूस कर रहा है कि हरजीत सिंह देश भर में कोरोना वॉरियर्स के प्रतीक हैं। जी हाँ, कोविड-19 के खिलाफ सबसे बड़ा सिंबल अगर कोई है तो वो है हरजीत सिंह। जी हाँ, मैं भी हरजीत सिंह का मतलब क्या है जल्दी से आपको समझाते हैं।
देखिए, मैं भी हरजीत सिंह का मतलब होता है कि कोरोना काल में निडर होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। मैं भी हरजीत सिंह का मतलब होता है कोरोना योद्धाओं पर हमले के खिलाफ देश का नेतृत्व करना। मतलब एक सिंबल बन चुका है मैं भी हरजीत सिंह। मैं भी हरजीत सिंह का मतलब होता है कोरोना के खिलाफ युद्ध में कोरोना योद्धाओं को एकजुट करना। मैं भी हरजीत सिंह का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, हर मुश्किल का सामना करना, देश के लिए बड़े बलिदान से भी पीछे नहीं हटना। इसलिए आप भी कोरोना योद्धाओं पर हमले के खिलाफ शुरू हो चुकी हरजीत क्रांति का, जी हां, हरजीत क्रांति का हिस्सा बनिए। कोरोना सेनानियों का सम्मान कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप भी मैं भी हरजीत सिंह मुहिम के साथ हैं, उसका हिस्सा है। और चलिए अब आपको जल्दी से हम दिखाएंगे दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे की परिक्रमा की बहुत ही खूबसूरत, हौसला बढ़ाने वाली तस्वीरें। और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने आज गुरुद्वारे की किस तरह परिक्रमा की, आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में देख रहे हैं। देखिए, ये परिक्रमा दिल्ली के गुरुद्वारों के प्रति उनके काम, उनकी निष्ठा और भूखों को खाना खिलाने के उनके कर्तव्य भाव का एक तरीके से सम्मान है। गुरुद्वारे की पूरी 2 परिक्रमा करने के बाद 60 मोटरसाइकिल्स और 35 गाड़ियों का काफिला कुछ देर यहां पर रुका, लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा यहां पर जो सेवा की गई है उसे भी हर कोई सलाम कर रहा है। तो तस्वीरों में जैसा कि अभी हमने आपको बताया, वो 60 मोटरसाइकिल्स आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं और ये वो गाड़ियों का काफिला, 2 परिक्रमा की गई है। बहुत मीनिंग इन तस्वीरों में, और साथ ही बहुत ज्यादा जरूरी कि ये याद दिलाता है कि देश पर जब जब कोई संकट आया है तो योद्धाओं ने आगे बढ़कर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और खासकर सिख धर्म, आप जानते हैं सबसे ज्यादा सेवा भाव वहां पर है। हम लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखाते रहे हैं, सिख धर्म हमेशा आगे रहकर सेवा करता नजर आया। और इस बार भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है कि किस तरह से गुरुद्वारों में लोगों को लंगर खिलाया जा रहा है। लोग रोजाना लाखों लोगों के खाने का इंतजाम गुरुद्वारों में किया जा रहा है। दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी दिन रात लगातार एक थाली सेवा वाली तैयार की जा रही है और दिल्ली पुलिस खुद इसमें योगदान दे रही है। कोरोना के संकट काल में सहारा बने दिल्ली के गुरुद्वारे, जो इस संकट के समय में लाखों लोगों की भूख मिटा रहे हैं। इन गुरुद्वारों के दरवाजे बंद हैं, लेकिन इन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद का काम बंद नहीं किया है। जितना पुराना सिख धर्म का इतिहास है, उतनी ही पुरानी परंपरा है भूखे श्रद्धालु को भोजन कराना, यानी लंगर प्रथा। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस समय लंगर बंद है, इसलिए दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में लगातार खाना बनाकर उसे बाहर सप्लाई किया जा रहा है और इसकी शुरुआत सुबह 4 बजे से ही हो जाती है। ये सुबह 4 बजे से ये सब लोग लगे, सुबह 4 बजे से अभी 10:30 बजे तक पहली शिफ्ट का खाना जा रहा है। ये बंद होते ही 1 घंटे के रेस्ट के बाद दूसरी शिफ्ट शुरू हो जाएगी। सिख धर्म में अमीरी गरीबी, ऊंची या नीची जाति का कोई फर्क नहीं है। गुरु के घर पर सबका बराबर का हक है। इस समय दिल्ली के 5 गुरुद्वारे मिलकर हर दिन 1 लाख लोगों के लिए 2 वक्त का खाना तैयार कर रहे हैं। सिख धर्म में रोटी को प्रसादक कहा जाता है और इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से यहाँ हर घंटे 4500 रोटियां तैयार होती हैं, यानी 1 मिनट में 75 रोटियां। ये मशीन बड़े वैज्ञानिक तरीके से आटे को रोटी बनाने लायक छोटी छोटी लोइयों में तोड़ देती है और फिर मशीन पर लगी एक बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए गोल गोल रोटियां बनाने और उसे सेकने का काम पूरा हो जाता है। और पलक झपकते ही बनी हुई रोटियां मशीन से बाहर निकलने लगती हैं। सिर्फ रोटियां ही नहीं, लोगों के लिए दाल और सब्जी भी यहाँ तैयार होती है। यहाँ एक वक्त में 600 किलो दाल, 1100 किलो चावल और 1250 किलोग्राम आटे की रोटियां तैयार होती हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब में 300 से ज्यादा लोग दिन रात काम करते हैं। खाना बनाने वाले ये लोग सेवादार हैं। इनमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई वेतन नहीं मिलता। वो अपनी इच्छा से इस महामारी के दौरान लोगों की सेवा कर रहे हैं। हर दिन यहाँ खाना बनाने पर लाखों रुपए खर्च होते हैं और इसका एक बड़ा हिस्सा दान से भी आता है। दिल्ली के ये गुरुद्वारे अपने आप में एक शानदार मिसाल हैं। यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ भले ही बंद हैं, लेकिन सेवा का काम लगातार जारी है। दिल कहता है कि अगर इन जैसे सिपाही हैं तो इस लड़ाई को लड़ के जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अपने सहयोगी कमर खान के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया।
देखिए ये चीज़ तो है कि कोरोना काल में बहुत चीज़ें ऐसी और याद थी जो आने वाले समय में याद रखी जाएंगी कि संकट की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में कौन साथ खड़ा है, कौन लड़ाई में मदद कर रहा है और कौन लड़ाई को कमजोर कर रहा है, उनको भी याद रखा जाएगा और ये तस्वीरें भी याद रखी जाएंगी। बिल्कुल, सेवा भाव, बलिदान का भाव, फ्रंट पर लड़ने का भाव, ये वो तमाम इमोशंस है, ये वो कहानियां हैं जो हम और आप याद रखेंगे। वैसे आप रुक करेंगे हमारी अगली बड़ी खबर का, क्योंकि एक तरफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है तो आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई प्रधानमंत्री मोदी की, जो कि देश से लगातार संवाद भी कर रहे हैं और राज्यों के सीएम से भी लगातार डिस्कशन, चर्चा कर रहे हैं और ऐसा ही एक डिस्कशन उनका आज हुआ है। और प्रधानमंत्री हमेशा से शुरुआत से कह रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना है, देश के साथ लगातार वो संवाद स्थापित कर रहे हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चौथी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, 4 से 5 बार आपको हमको पूरे देश को संबोधित कर चुके हैं और लगातार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो लॉकडाउन के धर्म का पालन करें। आपके मेरे हर किसी के जहन में इस वक्त सवाल यही है कि लॉकडाउन 2.0 जो कि 3 मई को खत्म हो रहा है, क्या इसे आगे बढ़ाया जाएगा या फिर अब लोगों को 3 मई के बाद छूट मिलनी शुरू हो जाए। देखिए मन की बात में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इसी बात पर था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई का जब भी जिक्र होगा, इस बात का जरूर जिक्र होगा कि भारत में ये लड़ाई, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि पीपल ड्रिवन है, मतलब ये लोग ही इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। पीपल ड्रिवन है लड़ाई, लोगों ने लड़ी है कोरोना के खिलाफ। और अब एक ऐसी रिसर्च आई है जो ये कह रही है कि भारत 21 मई को, 3 मई को 2.0 लॉकडाउन खत्म होना है, लेकिन रिसर्च कह रही है भारत 21 मई को कोरोना मुक्त हो जाएगा। क्या भारत में 21 मई को खत्म हो जाएगा कोरोना? मोदी की अगुवाई, हिंदुस्तान जीतेगा कोरोना से लड़ाई। 135 करोड़ की आबादी वाले देश को लॉकडाउन करने का फैसला लेना भी आसान नहीं होता है, लेकिन पीएम मोदी ने हिंदुस्तान को जान है तो जहान है का मंत्र दिया, यानी हर हिंदुस्तानी की जान सबसे पहले। कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। देश के सरपंचों के साथ संवाद में भी पीएम मोदी ने खास तौर पर गांव की तारीफ की। गांव ने जिस शानदार तरीके से लॉकडाउन धर्म का पालन किया, वो शहरों के लिए भी उदाहरण है। पूरा देश आपको सुनना चाहता है, खास करके शहर के लोग जिनके लिए ये दिन जरा और कठिन लग रहे हैं। गांव वालों ने रास्ता दिखाया है कि इस कठिनाइयों में भी कैसे उमंग और उत्साह के साथ जिया जाता है। मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को देश के लोगों के द्वारा लड़ी जा रही लड़ाई बताया। भविष्य में जब इसकी चर्चा होगी, उसकी तौर तरीकों की चर्चा होगी, मुझे विश्वास है कि भारत की ये पीपल ड्रिवन लड़ाई, इसकी जरूर चर्चा होगी। अब सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की स्टडी में 21 मई तक हिंदुस्तान में कोरोना के 97% केस खत्म होने का अनुमान जताया गया है। रिसर्च के मुताबिक भारत में 18 जून तक कोरोना पूरी तरह से खत्म होने का दावा किया गया है। शोधकर्ताओं ने 131 देशों के आंकड़ों का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला। दरअसल पीएम मोदी ने देश के साथ बेहद सरल और समझाने वाली भाषा में संवाद किया और लोगों को समझाया कि कोरोना किसी को भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आप ऐसे ही मार्केट में घूमते रहेंगे, सड़कों पर जाते रहेंगे और कोरोना से बचे रहेंगे, मैं समझता हूं ये सोच सही नहीं है। मन की बात में भी पीएम मोदी ने लोगों को आगाह किया कि वो ये बिल्कुल ना सोचें कि उनके इलाके में कोरोना का कोई केस नहीं है तो वो निश्चिंत हो जाएं। मोदी ने कोरोना पर देश से किसी प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक प्रधान सेवक की तरह ही बात की। पीएम मोदी ने एक बार नहीं, बार बार हाथ जोड़कर लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की। सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको याद भी दिला दें कि आज लॉकडाउन का 34वां दिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे कि आपको पहले भी बताया, मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मैराथन बैठक किया। किन मुद्दों पर बात हुई है वो आपको बता देते हैं। देखिए, कोरोना संक्रमण का संकट बना हुआ है। इसका असर कुछ महीनों अभी और लगेंगे, उसके बाद इसका असर देखने को मिलेगा। लॉकडाउन ने संक्रमण को बड़ी आबादी में फैलने से रोकने का काम किया है और इसी लॉकडाउन के चलते हजारों लोगों की जान बचा ली गई। ये बात कर सामने अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर कहा कि अर्थव्यवस्था को अहमियत दी जा रही है। आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर सहमति बनी। हॉटस्पॉट जो कि देश में भारी संख्या में है, सरकार की कोशिश ये है कि रेड जोन पहले ऑरेंज और फिर ग्रीन जोन में बदले, यानी कुल मिलाकर ग्रीन जोन जो कि जहां पर केसेस नहीं, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में बदले और रेड जोन को ऑरेंज जोन में कन्वर्ट। और विदेशों में जो भारतीय फंसे हुए हैं उसका भी जिक्र हुआ कि कोई असुविधा ना हो। वापसी पर परिवार के खतरे को भी ध्यान में हमको रखना होगा। लेकिन लॉकडाउन 2.0 के बाद क्या लॉकडाउन 3.0 होगा, मतलब एक और लॉकडाउन 3 मई के आगे होगा नहीं होगा, हालांकि इसका अभी कोई स्पष्ट जवाब तो नहीं है, लेकिन कुछ राज्य चाह रहे हैं कि आगे बढ़ाया जाए। चलिए अब वो तस्वीर आपको दिखाते हैं जो चिंता पैदा करने वाली है, चिंता बढ़ाने वाली भी है। हैरानी की बात यह है कि कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर लॉकडाउन का पालन नहीं होगा तो फिर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को हम हार जाएंगे। इन तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं और आपको गुस्सा भी आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री रोज समझा रहे हैं, हर कोई समझा रहा है, ये लोग किस भाषा में समझेंगे। लॉकडाउन के कितने विलन हैं। पहली तस्वीर जूनागढ़ की, जहां लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बाजारों में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते लोग आपको नजर आ रहे हैं। सब्जी मार्केट है, वेरावल रोड, पुराना बाजार में भारी भीड़ नजर आ रही है। तो दूसरी तस्वीर कर्नाटक के मंगलुरु की, जहां मंगलुरु के पोर्ट के आसपास के इलाके में राज्य सरकार ने मछली व्यापार की छूट दी है, लेकिन इस आदेश में यह साफ साफ लिखा है कि तटीय इलाकों में मछली व्यापार से जुड़े लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें नहीं किया गया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, लोग सूरत की तस्वीर समझ ही नहीं रहे हैं। यहाँ भी लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है। ये वीडियो सूरत के लिम्बायत मदीना मस्जिद के पास का है। हजारों की संख्या में लोग खरीदारी के लिए निकल गए हैं लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, मौलाना साद की बात करेंगे जो अब भी फरार। मौलाना साद के खिलाफ एक्शन में एजेंसियां हैं। ईडी ने साद के 4 और करीबियों से पूछताछ की है। हालांकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि आज खुद वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का सामना कर सकता है, लेकिन मौलाना नहीं आया। हवाला, फंडिंग और मरकज में आए पैसों को लेकर भी पड़ताल की गई है। मरकज में काम करने वाले 4 लोगों से पूछताछ की ईडी ने। साथ भी एजेंसियों के सामने पूछताछ के लिए तैयार है, ऐसा कहा गया। साथ की कोरोना जांच नेगेटिव होने का भी दावा किया गया और साथ ही उसके वकील द्वारा कहा गया कि पुलिस का कोई नोटिस नहीं आया है। और अब एक अच्छी खबर, गुड न्यूज आपको दे देते हैं। आपकी लड़ाई, हम सबकी लड़ाई का असर देखिए क्या हुआ है कि देश के 85 जिलों, 85 डिस्ट्रिक्ट्स में 85 जिलों में 14 दिन से कोरोना का कोई नया केस नहीं है। और देश के 16 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 28 दिनों से कोई नया केस नहीं आया है। ये ऊर्जा देने वाली खबर है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद भी बढ़ी है। देखिए, कोरोना को हराने वालों में 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये सकारात्मक खबर देखिए और कोरोना को हराने वालों को सलाम कहिए। कोरोना को हराने वाली आज की सबसे अच्छी खबर। कोरोना से डरेंगे नहीं, जीत कर दिखाएंगे। कोरोना को हराने वाले बुजुर्गों से सीखिए। नोएडा के सेक्टर 93 में रहने वाले पूरे परिवार में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब सभी ठीक हो गए हैं। 82 साल की उर्मिला सुन नहीं सकती हैं, व्हीलचेयर पर हैं, लेकिन कोरोना के खिलाफ उन्होंने जंग जीत कर दिखाई। बेटी कावेरी भी कोरोना पॉजिटिव थी, उन्होंने भी अपना ख्याल रखा और माँ का भी। इनके चेहरे की खुशी आपको बता रही होगी कि जब कोरोना से लड़ने के बाद आखिरकार जीत हासिल होती है तो कैसा लगता है प्रशासन को, डॉक्टर्स को, खास तौर पर मरीजों को कैसा लगता है। लोग बड़ा डर जाते हैं कि अगर इतनी उम्र में हो गया तो पता नहीं क्या होगा। इनके अनुभव आपने इनका ख्याल रखा, कैसे रहे? जी बहुत डर था, अपने लिए तो नहीं था, इनके लिए बहुत डर था क्योंकि उम्र के साथ बहुत सुना था कि कोरोना का काफी नेगेटिव असर हो जाता है। बट आई वाज वेरी वेरी लकी विद द काइंड ऑफ टीम दैट इज वर्किंग हियर। लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहूँ? थैंक यू कह दीजिए। थैंक यू बोल कह सकती हूँ। ये उन 8 लोगों में से है जिन्हें कास्ता के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से छुट्टी मिली है।
अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि कोरोना पीड़ितों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और ओसेल्टामिविर दी गई। खाने में इन्हें ताजा खाना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी आदि जैसी चीजें दी गई। गर्म पानी 24 घंटे दिया गया। पीने के लिए गुनगुना पानी दिया गया। मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग, योग और मेडिटेशन भी कराया गया। यहाँ से जाने के बाद कम से कम 14 दिन जैसे जिस हालत में यहाँ रहे थे, उनका पूरा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, रेस्पिरेटरी इनका एटिकेट्स, वो सारे के सारे मेंटेन होना चाहिए। इस अस्पताल में 35 में से 31 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। डिस्चार्ज हुए मरीजों को 14 दिन आइसोलेशन में रहना होगा। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कोरोना को हराया जा सकता है। महामारी से डरना नहीं है, उसके खिलाफ जागरूक रहना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया। तो बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे कि जिन हैकर्स ने वुहान के इस लैब को निशाना बनाया, उनके पीछे उनका मकसद क्या है। ये तो अभी फिलहाल साफ नहीं है कि उन्होंने मेडिकल संस्थाओं को निशाना क्यों बनाया, लेकिन इंटरनेशनल हैकर्स ने कोरोना संकट काल को ही इस हैकिंग के लिए चुना है। बिल्कुल, मेडिकल संस्थाओं को हैकिंग के लिए निशाना बनाया गया है, ये नजर आ रहा है। वुहान की लैब और WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा लीक किया गया। इसके अलावा अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल NIH को भी हैक किया गया। सबसे ज्यादा 9,938 ईमेल पासवर्ड्स NIH के ही हैक हुए। बिल गेट्स की संस्था को भी निशाना बनाया गया। जी हाँ, सभी संस्थाएं कोरोना से लड़ाई में भूमिका निभा रही हैं। हैकिंग के जरिए ब्लैकमेल कर फिरौती मांगना मकसद हो सकता है। मतलब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, चीन दुनिया से लड़ रहा है। वैसे चीन की तीसरी साजिश के बारे में भी आपको देश में पता होना बहुत जरूरी है। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर चीन ने दुनिया से कई जानकारियां छिपाई हैं। लगातार हम आपको ये बताते रहे हैं। यहाँ तक कि जिन लोगों ने सच्चाई बयां करने की कोशिश की है, उन्हें चुप करा दिया गया है। कोरोना काल में चीन, वैसे भी वो अपनी सेंसरशिप के लिए जाना जाता है, कोरोना काल में उसने इसे लेकर और सख्ती बरती है। साथ ही कोरोना महामारी के दौरान चाइना ने 18,576 इंटरनेट अकाउंट और 6,126 ऑनलाइन आर्टिकल्स को हटा दिया। और देखिए आरोप क्या लगा है कि वो फेक न्यूज फैलाई जा रही है। फेक न्यूज के नाम पर इतनी बड़ी कार्रवाई, 6,126 ऑनलाइन आर्टिकल्स हटा दिए गए हैं और 18,576 इंटरनेट अकाउंट बंद करवा दिए गए हैं। कोरोना पर छवि खराब होने से बचाने के लिए इसे कोशिश माना जा रहा है। कोरोना को लेकर चीन पर दुनिया से सच्चाई छिपाने के आरोप बार बार लगे हैं और कोरोना पर चीन ने मौत के आंकड़े भी छिपाए हैं, ये भी बार बार कहा गया है। कोरोना काल में भी आतंकी संगठन कश्मीर में आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, कोरोना संकट काल में जम्मू कश्मीर में अब तक 30 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। कोरोना संकट काल के दौरान 30 आतंकवादी जहन्नुम पहुंच चुके हैं। इस बीच घाटी में आतंकियों के बीच गैंग वॉर की भी आशंका बढ़ गई है। आतंकी संगठन, आपको बता दें, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। तो गैंग वॉर की खबर हमने आपको दिखाई। आतंकियों के बीच और सुरक्षा बलों की ना तो बंदूक थमी है, ना गोली थमी है और ना ही आगे थमेगी। 2017 की भी अगर आप बात कर लें तो 213 आतंकी सुरक्षा बलों ने मार गिराए थे। 2018 में 257, 2019 में 157 और 2020 में जनवरी से लेकर अब तक 56 आतंकवादी सुरक्षा बलों के जो जवान हैं वो ढेर कर चुके हैं 56 आतंकवादियों को 2020 में जनवरी से लेकर अब तक। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, देशित ब्रेकिंग आपको जल्दी से दे देते हैं। ये जानकारी यूपी के लोगों के लिए। दरअसल यूपी के स्कूलों में नए सेशन में फीस नहीं बढ़ेगी, नए सत्र में फीस नहीं बढ़ेगी। यूपी सरकार का सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। तो एक बार फिर से स्पष्ट कर दें, 2020-21 यानी 2020-21 में कोई स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। यूपी सरकार द्वारा ये साफ किया गया है। 2019-20 के सत्र वाली एडमिशन फीस ही जारी रहेगी। इससे पहले आपको दिल्ली में भी ऐसा ऐलान आपको याद होगा। यूपी सरकार द्वारा ये राहत भरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं।